नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दुबे जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ज्योग्राफी की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से सारे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। एक बात मैं आपको आज यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या आपका फर्स्ट ग्रेड हो, रीट, पटवार, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, या लोअर पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ हो, एआरओ का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में जो वीडियोज आप देख रहे हैं, ये सारे वीडियोज इन सभी एग्जाम्स में क्या आने वाले हैं, आपके काम आने वाले हैं। मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर आप इन वीडियोज को बहुत अच्छे से एक क्रम से देखेंगे, सिस्टमेटिक वे में आप लोग देखेंगे, रेगुलरिटी के साथ देखेंगे और साथ में नोट्स भी बनाते जाओगे, तो मैं ये कहता हूं कि लगभग 90% क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके इन वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो जिस दिन आप एग्जाम दे करके आओ उस दिन क्या करना कि सारे वीडियोज में से आपको मालूम तो रहेगा कि किस वीडियो में क्या पढ़ाया गया है। आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं कि हाँ सर आया है कि नहीं आया है, लेकिन शर्त इतनी है कि आप इन्हें स्किप करके ना देखें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर किसी टॉपिक के 4 पार्ट पढ़े हैं तो आप 2 पार्ट देख करके आगे निकल गए। आपको पूरे पार्ट एक एक तरीके से देखने हैं। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कभी भी ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसी तरीके से देख रहे हैं कि स्किप कर करके देख रहे हैं, पॉज करके देख रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं, तो आप फिर ज़िंदगी भर ज्योग्राफी पढ़ते रहना, ज्योग्राफी कभी कंप्लीट नहीं होगी। आप कोई भी चीज़ करिए, चाहे वो बुक्स से पढ़िए, चाहे वीडियो से पढ़िए, चाहे क्लास से पढ़िए, चाहे कहीं कोचिंग कीजिए, तो आप एक रेगुलर वे में क्या करोगे, तैयारी करोगे, तो आपकी जो तैयारी की जो मेहनत होगी ये कहीं ना कहीं दोस्तों जरूर रंग लेके आएगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने देखा अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का वो ये है कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को प्रभावित करती हैं, हम ये देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पृथ्वी की गतियां। ठीक है, मोशंस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं हम इनको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो उससे पहले हमें ये जान लेना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, इसकी 2 गतियां होती हैं। एक तो होती है घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण गति। तो देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो रोटेट कर रही है या जो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, तो ये जो क्रिया विधि है, ये जो क्रिया हो रही है, ये किसके अंतर्गत हो रही है, सौरमंडल के अंतर्गत हो रही है। इसीलिए हमने इस टॉपिक को किस में पढ़ा है, एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों गतियों से हमारे ऊपर या मनुष्य के ऊपर या पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके क्या परिणाम आते हैं, उनकी चर्चा आज यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे घूर्णन गति, और घूर्णन गति से किस प्रकार से दिन और रात होते हैं, किस प्रकार दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। परिक्रमण गति से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अर्थ की क्या है, 2 गतियां हैं, आपने यहाँ देखी, एक कौन सी, घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। तो जो घूर्णन गति है इसको बोला जाता है रोटेशन, और इसको एक और नाम है परिभ्रमण गति। ठीक है, घूर्णन और परिभ्रमण। दूसरी है आपकी परिक्रमण गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 2 चीज आपकी क्लियर हुई। तो हमें ये जानना है कि घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य क्या है, तारा है, और जितने भी हमारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको ग्लोब पर देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो देखिए, ये हमारी क्या है, अर्थ है,
और ये अर्थ आपको क्या दिखाई दे रही है, झुकी हुई दिखाई दे रही है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। तो जिस अक्ष पर ये झुकी हुई है, यानी कि जिस बिंदु पर ये झुकी हुई है, उसे इसका क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, यहाँ आप कर्क और मकर रेखा से इसका संबंध मत जोड़ना, क्योंकि वो अलग चीज़ हो गई, वो लैटिट्यूड में चला गया और ये झुकाव में चला गया, एक्सिस में चला गया। ठीक है, तो जो 23.5 डिग्री की कर्क रेखा कैसे है, यानी कि एक सर्किल बना रही है इस पर, लेकिन ये क्या है, झुकी हुई है। मान लो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस तरीके से आपके सामने हो जाऊँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा, अपने एक्सिस पर थोड़ा बहुत झुक जाऊँगा। इसी प्रकार अर्थ भी क्या है, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। किस तरह, इस तरह। ठीक है, लेकिन इसकी अगर हम आदर्श स्थिति की बात करते हैं, आइडियल कंडीशन की बात करते हैं, तो अर्थ कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। लेकिन अगर वास्तविक स्थिति की बात करें, तो वास्तविक स्थिति में अर्थ क्या है, इस तरीके से। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने एक्सिस पर धीरे 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 इस तरीके से घूमना शुरू करती है। और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ये बात समझ में आई। घूर्णन गति किसे कहेंगे, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन गति कहते हैं। अब हम घूर्णन गति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये अर्थ हो गई हमारी। अब बनाते जाना, फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। और ये हो गया इसका झुकाव। इसका झुकाव कितने डिग्री एक्सिस पर है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो घूर्णन की परिभाषा क्या बन जाएगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, वही क्या कहलाती है, उसकी घूर्णन गति कहलाती है। तो बहुत शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ये आप ग्लोब पर देख चुके हैं। दूसरी बात आती है कि पृथ्वी एक रोटेशन पूरा करने में कितना समय लेती है। तो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में या एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लेगी, लगभग 1 दिन और 1 रात का समय लेगी। ठीक है, तो 1 दिन और 1 रात कितने हो गए, 24 घंटे। तो यह अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है, अर्थात 1 दिन में घूमती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। अब बात आती है कि एक्चुअल बताइए सर, कि एक्चुअल कितना घूमती है। अगर बिल्कुल ही पूछ लिया जाए कि बताइए मिनटों में ही बताइए हमको, तो हमें नहीं जानना है, सब जानते हैं। तो अगर एक्चुअल पूछे तो आप बताना 23 घंटे और 56 मिनट में। कितने, 23 घंटे और 56 मिनट में पृथ्वी क्या कर रही है, अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। लेकिन लगभग में 4 मिनट का ही तो डिफरेंस है, इसलिए लगभग में कितना आ गया, 24 घंटे या 1 दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है। तो देखिए घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा गोल बना लेते हैं। जब अर्थ घूम रही है तो ये क्या करेगी, यानी कि इधर सूर्य है, मान लो ये हमारी हो गई अर्थ और इधर है सूर्य। तो अगर सूर्य की रेज इधर से आएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि संपूर्ण पृथ्वी पर या पूरी पृथ्वी पर सूर्य की पूरी किरणें जाएंगी, प्रकाश जाएगा। तो क्या होगा कि पृथ्वी का एक हिस्सा तो हमेशा कहाँ रहेगा, सूर्य के सम्मुख रहेगा, और एक हिस्सा इसके विपरीत रहेगा। तो जो हिस्सा सूर्य के सम्मुख होगा वहाँ क्या होगा, दिन होगा, और जो हिस्सा उसके विपरीत दिशा में होगा वो वहाँ रात होगी। लेकिन क्यों होगी दिन और रात, फिर तुरंत क्या होता है, 24 घंटे में 12 घंटे के बाद में वहाँ क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, और जहाँ दिन था वहाँ रात हो जाएगी। किस प्रकार से, देखिए ये क्या है, अर्थ, इधर सूर्य है, और पृथ्वी क्या करेगी, इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। तो ये वाला रीजन क्या है, प्रकाश में रहेगा। धीरे 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 अर्थ इस तरीके से घूमते हुए जाएगी, और घूमते हुए जाएगी। तो जो रीजन पहले अंधेरे में था अब वो कहाँ आ जाएगा, सूर्य के सम्मुख आ जाएगा। तो मेरे यहाँ समझाने का मतलब ये था कि पृथ्वी की जो
घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। लेकिन वो यहाँ लिखने से पहले हमें एक चीज़ यार ये लिखनी है कि पृथ्वी एक दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर रही है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, कितनी चीज़ें क्लियर हुई, एक तो हमारी डेफिनेशन की, कितने समय में पूरा कर रही है, इसलिए इसको दैनिक गति कहा जा रहा है। अब दैनिक गति से क्या होते हैं, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या होंगे, दिन और रात होंगे। ठीक है, ये तो हो गई वास्तविक कंडीशन। अब कुछ काल्पनिक बातें हम लोग करते हैं यहाँ पर कि देखिए कई लोग हैं जो कल्पनाओं में जीते हैं, सपने देखते हैं, जो तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, खोए रहते हैं अपने आप में कि एक दिन लाल बत्ती होगी और हम भी झूमेंगे मस्ती से। लेकिन लाल बत्ती कब होगी, जब आप अच्छे डायरेक्शन में रेगुलरिटी के साथ में मेहनत करोगे। ठीक, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप रेगुलरिटी से अपनी मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। यानी कि आप कार्य करोगे और कार्य से ही, कर्म से ही हम क्या बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो कर्म पर विश्वास रखिए और कर्म पर विश्वास रखोगे तो मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और उसके साथ साथ थोड़ा सा जागृति परिवार पर भी आपको भरोसा रखना है। जागृति परिवार आपकी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले सभी सब्जेक्टों का। अपने आप में यहाँ एक स्टार फैकल्टी है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो अब हम थोड़ी सी कल्पनाओं में जीते हैं। चलिए, कल्पना हम किस प्रकार की कर रहे हैं कि देखिए, अर्थ अगर अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तब क्या होगा। देखिए, अभी तक घूम रही थी तो दिन और रात हो रहे थे, लेकिन अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, रोटेशन करना बंद कर दे, तब क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। तो आप ये कहोगे कि सर दिन और रात नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ बस इतना से याद रखना है कि जो हिस्सा हमारा कहाँ है, सूर्य के सम्मुख है, और जो हिस्सा इसके विपरीत है वहाँ तो दिन और रात रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे हमें ये देखना है। ठीक है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो एक हिस्से में तो 6 महीने क्या रहेगा, दिन रहेगा, और एक हिस्से में 6 महीने रात रहेंगी। कैसे, देखो, केवल दिन की किससे गणना की जा रही है। देखिए, अगर पृथ्वी यहाँ सूर्य है और पृथ्वी इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, इस तरीके से परिक्रमा कर रही है, अगर ये नहीं घूमती तब क्या होता, जहाँ दिन है, जब ये सूर्य के ये वाला भाग क्या होता, उसके सामने आता इस तरीके से, तो यहाँ क्या हो जाता, फिर दिन हो जाता और उधर रात हो जाती। फिर ये 6 महीने बाद फिर ये क्या होता, ये वाला हिस्सा सूर्य के सम्मुख आ जाता, तो यहाँ दिन हो जाता। तो ये तो बात हो गई कि अगर अपने अक्ष पर नहीं घूमती तब क्या कंडीशन होती। दूसरी बात है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तब क्या होता, पृथ्वी अक्ष पर झुकी ना होती तब क्या कंडीशन बनती। तो देखिए, तब ये कंडीशन बनती, झुकी नहीं होती, तो देखिए ये अर्थ है और इस तरीके से होती, और इधर क्या है, सूर्य है, तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती वो क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। यानी कि दिन और रात बराबर हो जाते। कहीं पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कितने समय का होता, कितने घंटे का होता, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अपने एक्सिस पर झुकी है, तो कहीं जो दिन की अवधि है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और कहीं दिन की जो अवधि है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, किसी गोलार्ध में भी इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ क्या उत्तर देना है, ये सवाल पूछा जाए कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तब क्या कंडीशन बनती, तो यहाँ ये ध्यान देना है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते, बराबर हो जाते। दिन और रात इक्वल हो जाते, कितने घंटे के, 12-12 घंटे के। हमारी ये बातें क्लियर हुई आपको। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे मान लो अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती और परिक्रमा ना करती तब क्या कंडीशन होती, तो उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। लेकिन कहाँ समझेंगे, इसमें समझेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो आप इसका एक बार PDF ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, और वो सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि
जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा, एस्ट्रोनॉमी ख़त्म होगी, आपको इन सभी टॉपिक से संबंधित अगर पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर पर्सनल मैसेज करके हमसे पीडीएफ की मांग कर सकते हैं, जो हम आपकी जल्दी से जल्दी इस बात पर विचार करेंगे और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई हमारी घूर्णन गति, ये चीज़ें हमने इसमें सीखी। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर आधा भाग क्या होता है, अंधेरे में रहता है और आधा भाग उजाले में रहता है, और बीच में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अंधेरे वाले भाग को और उजाले वाले भाग को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो उसको भी हम एक बार जान लेते हैं। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो ये अर्थ हुई हमारी। तो देखो मान लो यहां पर सूर्य है, कहां, यहां सूर्य है, सन है, और ये क्या है, चमक रहा है, किसकी वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से। इसमें अपनी एक ऊर्जा है और इसकी किरणें कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पड़ेंगी। और अर्थ क्या है, ऐसे झुकी हुई है, तो ये वाला पार्ट जो है कहाँ से कहाँ तक, मैं एक बार खींच देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला जो पार्ट है इसके क्या रहेगा, सम्मुख रहेगा, और ये वाला पार्ट विपरीत रहेगा। ठीक है, इस बात को समझना। तो जो पार्ट उजाले में है तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो रात में हमें कौन नज़र आते हैं, चंदा मामा नज़र आते हैं। तो पृथ्वी के इस डायरेक्शन में, इस दिशा में क्या होगा, मून होगा, चंद्रमा होगा, हमारे मामा होंगे। क्योंकि मामा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी का भाई कहा जाता है, इसलिए हम चंदा मामा दूर के बोलते हैं, पुआ पकौड़ी चूर के बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात पर भी थोड़ा सा याद रखना। तो ऐसा कौन सा पार्ट है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, बात आती है यहाँ, जो दिन और रात वाले पार्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश वृत्त। तो प्रकाश वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, इसीलिए इसके एक पार्ट में दिन रहेगा और एक पार्ट में रात रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि जब पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर दे तब दिन और रात की अवधि में क्या अंतर पड़ेगा। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं, क्योंकि जब तक हम ऋतु परिवर्तन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता, दिन और रात बराबर होते, लेकिन अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अब परिक्रमा करना क्या कर दे, बंद कर दे, तो एक गोलार्ध में जो दिन होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे हमेशा के लिए। यानी कि जब परिक्रमा बंद करेगी तो एक गोलार्ध क्या रहेगा, हमेशा बड़े दिन रहेंगे, और एक गोलार्ध में हमेशा छोटे दिन रहेंगे। तो रातें क्या हो जाएंगी, जहाँ बड़े दिन होंगे वह रात छोटी हो जाएंगी, और जहाँ छोटे दिन होंगे वहाँ की रातें बड़ी हो जाएंगी। इसीलिए कुमार सानू ने गाना गाया है कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। तो ठीक है, इन चीज़ों को भी अभी हम विस्तार से यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से छोटी छोटी रातें लंबी होती हैं। ठीक, चलिए मेरी बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वृत्त पृथ्वी को क्या करता है, लगभग दो भागों में डिवाइड करता है, जिसके एक तरफ दिन होता है और एक तरफ रात होती है। फिर जैसे ही पृथ्वी रोटेट करेगी, 12 घंटे का समय जैसे ही गुजरेगा, तो ये वाला पार्ट इसके सम्मुख आ जाएगा और ये इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। मेरी बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं किस पर, परिक्रमण गति पर, कि परिक्रमण गति क्या होती है। तो देखो, जब सौरमंडल हम लोग पढ़ रहे थे तो सौरमंडल में हमने ये जाना कि प्रत्येक ग्रह की अपनी दो गतियां होती हैं, एक तो वो स्वयं घूमती है और दूसरी क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो जब पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगाती है, जो सूर्य का चक्र लगाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी परिक्रमण गति कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सन है, और ये अर्थ की ऑर्बिट हो गई। ठीक है, तो अर्थ यहां है, फिर यहां आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई, तो ये क्या हो गई, इसकी परिक्रमण गति हो गई। और जिस ऑर्बिट में पृथ्वी घूम रही है वो क्या हो जाएगी, इसकी कक्षा हो जाएगी, अर्थात
ऑर्बिट हो जाएगी। जिस पथ पर पृथ्वी घूम रही है उसे क्या कहते हैं, उसकी कक्षा कहते हैं, अर्थात ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या मानी जाएगी, इसकी परिक्रमण गति मानी जाएगी। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते, यानी कि क्या करेगी, अपने अक्ष पर घूर्णन करते करते ये क्या करेगी, सूर्य के चारों तरफ घूमेगी, उसी को क्या कहा जाता है, इसकी परिक्रमण गति कहा जाता है। और परिक्रमण गति में क्या होगा कि ये एक अंडाकार पथ पर, तो अंडाकार पथ को हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट नाम दिया, कक्षा नाम दिया। तो एक अंडाकार पथ पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। ये पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा हो जाएगी। ठीक है, एक कक्षा में क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो इसके ऑर्बिट कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है, यानी कि बहुत बड़े वृत्त का, सर्किल का क्या करता है, निर्माण करता है। अब हमें यहाँ एक चीज़ ये देखनी है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक स्थिति तो ऐसी रहेगी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक रहेगी, और एक कंडीशन ऐसी रहेगी जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होगी। तो समझते हैं एक एक करके उन कंडीशंस को क्या बोला जाता है और वो कंडीशन पृथ्वी पर कब बनती हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा सन। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि सन के चारों तरफ क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको बोल देता हूँ कि यहाँ से ये वाली जो हिस्सा है ऑर्बिट का, ये सूर्य से दूर है। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसौर बोलते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूर होगी उसे क्या बोलेंगे, अपसौर। अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है उसे अपसौर कहा जाता है, सर्वाधिक दूरी पर। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक दूरी होगी कितनी, अब ये भी हमें यहाँ जानना है। तो इसकी जो सर्वाधिक दूरी हो जाएगी वो होगी 15.20 करोड़ किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 15.20 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है कि अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते एक पॉइंट उसका ऐसा होता है जब वो सूर्य से बहुत दूर होती है, तो ये तो क्या हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा। लेकिन जो अपसौर की कंडीशन बनती है, कई बार डेट भी पूछ लेता है कि अपसौर की जो कंडीशन बनेगी ये कब बनती है, तो ये बनती है 4 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ गए। अब बात आती है कि पृथ्वी ऐसा तो नहीं है कि दूर ही दूर रहेगी, पास भी आएगी। यहाँ मैं अर्थ बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको बनाने में दिक्कत ना आए। ये अर्थ हो गई। तो ये क्या है, सर्वाधिक नज़दीक। और जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होगी उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखना। तो उपसौर की जो दूरी होगी, ये तो थी अपसौर की 15.20 करोड़ किलोमीटर, लेकिन उपसौर की जो दूरी होगी वो होगी 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। यहाँ ये 4 जुलाई को बन रहा है, तो उपसौर की स्थिति कब बनेगी, 3 जनवरी को बनेगी। ये चीज़ें आप याद रखना बहुत अच्छे से। यहाँ से फैक्चुअल सवाल कई बार पूछे जा सकते हैं, तो आप बना सकते हो इसको एक बार अपनी नोटबुक में। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अपने हथियार हमेशा साथ रखना। हथियार का मतलब है कि आप अपने पेन, कॉपी, किताब, दिमाग, आँख, कान सब खोल के रखिए, क्योंकि एक भी चीज़ अगर मिस हुई तो ये मान लीजिए हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा दिमाग से, समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते जाइए, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि परिक्रमण गति की। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन तो क्या होगी इसकी। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन होगी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है
इसी को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, तो परिक्रमण गति कहा जाता है। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन के आसपास लगते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम कि लगभग एक वर्ष में पृथ्वी क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वार्षिक गति भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एक दिन में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा कर रही थी, अपना रोटेशन पूरा कर रही थी, तो उसको हमने दैनिक गति कहा था और इसीलिए इसको क्या कहेंगे? वार्षिक गति कहेंगे। तो जो वार्षिक गति है, तो पृथ्वी सूर्य के कभी नज़दीक आई, कभी दूर गई, तो उन कंडीशंस को हमने अपसौर और उपसौर का नाम दे दिया, जो 4 जुलाई और 3 जनवरी को बनते हैं। तो वार्षिक गति से क्या क्रियाकलाप होंगे? जैसे हमारी जो दैनिक गति थी, अर्थात जो घूर्णन गति थी, उससे तो दिन और रात हो रहे थे, लेकिन जो रिवॉल्यूशन है, परिक्रमण गति है, इससे क्या होगा? पूरी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ये बात याद रखना, कई बार पूछ लेता है। तो अब दूसरी बात आती है कि अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न लगाती तब क्या होता? तब आप बोल सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, अब हम ये जान लेते हैं। तो एक बार चलिए अब शुरू से करते हैं इसको एक बार, कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होगा। अच्छे से सुनना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान भी है। अगर थोड़ी भी आपकी निगाह इधर उधर गई तब क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट हाथ से निकल जाएगा। देखिए, ये हमारा सन है। मैं बनाता हूँ, चारों कंडीशन बनाऊंगा, एक बार मिडिल में आ जाइए। ये हो गया सन और ये हो गई अर्थ। एक कंडीशन यहाँ बना लेते हैं, एक कंडीशन यहाँ बना लेते हैं, एक कंडीशन यहाँ बना लेते हैं और एक ये। हम 4 कंडीशन ले रहे हैं पृथ्वी की। ये अर्थ हो गई। और कौन सी चीज़ समझ रहे हैं हम इसमें? ऋतु परिवर्तन समझ रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अच्छे से समझना दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये सन हो गया, ये हमारी पृथ्वी, तो इसको 23.5 डिग्री पर झुका देते हैं। तो ये जो लाइन होगी हमारी कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। लिख भी लीजिए इनको साथ साथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है दोस्तों कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को कहा जाता है मकर रेखा। तो देखिए, यहाँ मैं ये समझा रहा हूँ कि जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, इक्वेटर लाइन पर पड़ेंगी। यहाँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं सर, कर्क रेखा पर पड़ रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी कहाँ पर? ग्लोब पर। तो देखिए, ये सूर्य है, मान लो अगर सूर्य की किरणें यहाँ से आएंगी तो कर्क रेखा तो ऊपर चलेगी, मकर रेखा नीचे चली गई। तो जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी वो कहाँ पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, इक्वेटर लाइन पर पड़ेंगी। ठीक है, तो अब एक एक करके इन कंडीशंस को जानते हैं कि जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर लाइन पर पड़ती हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर लाइन पर पड़ेंगी, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है, जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ें? इक्वेटर लाइन पर आती हैं या लंबवत पड़ती हैं, उसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। आप लिख भी सकते हैं विषुव किसे कहते हैं, कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है उसे विषुव कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो इक्विनॉक्स की कंडीशन है ये कब होती है पृथ्वी पर? तो यहाँ याद रखना 23 सितंबर को, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ चमकेंगी? विषुवत रेखा पर चमकेंगी। और जब विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमकती हैं तो यहाँ जो दिन और रात होते हैं वो क्या होते हैं?
इक्वल होते हैं। कितने कितने घंटे के? 12-12 घंटे के। तो जब विषुव की कंडीशन होगी तो विषुव की कंडीशन में क्या होगा? दिन और रात बराबर हो जाते हैं। कितने घंटे के? 12-12 घंटे के। दूसरी चीज़ और यहाँ समझना, एक और, इसको थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी से भी जोड़ के देख लीजिए कि अगर सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर आ रही हैं, लंबवत चमक रही हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो इस कटिबंध को हम क्या नाम देंगे? उष्ण कटिबंध कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ का जो बाष्पीकरण है वो भी क्या होगा? अधिक होगा। बस ये प्रोसेस चल रही है सूर्य जब लंबवत चमक रहा है तब। जब बाष्पीकरण अधिक होगा तो संघनन भी क्या होगा? अधिक होगा। संघनन अधिक होगा तो वर्षा भी क्या होगी? अधिक होगी। और वर्षा भी अधिक होगी तो वनस्पति भी क्या होगी? पास पास पाई जाएगी, ज़्यादा पाई जाएगी। तो वनस्पति की जो सघनता है वो भी यहाँ क्या होगी? सर्वाधिक होगी। और जब वनस्पति की सघनता सर्वाधिक होगी तो जैव विविधता भी दोस्तों क्या हो जाएगी? बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। देखिए एक टेम्परेचर ने क्या कितने काम कर दिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि जब यहाँ पर सूर्य की ज़्यादा किरणें पड़ेंगी, लंबवत किरणें पड़ेंगी, सीधी किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ का तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने की वजह से बाष्पीकरण होगा, यानी कि जो यहाँ का जलमंडलीय भाग है, जो जलमंडल है, यहाँ का जो पानी है जो द्रव अवस्था में है, ये अधिक तापमान के कारण अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेगा तो भाप बन जाएगा। और भाप बनेगा तो ऊपर की ओर उठेगा। ऊपर की ओर उठेगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट होगी। तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो बादलों में संघनित हो जाएगा। बादलों में संघनित हो जाएगा, उसे रोकता कौन है? अब हमें ये देखना है। तो जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। जो वायुमंडल का निर्माण है उसकी जो संरचना बनी है वो गैसों से, धूल कणों से मिलकर के बनी है। तो वहाँ पर कुछ धूल कण होते हैं जो उसको क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए वहाँ पाए जाने वाले धूल के कणों को क्या कहा जाता है? आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही संघनन अधिक हो जाएगा तो वर्षा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो ये वाला जो रीजन है, कौन सा? ये वाला। तो यहाँ अधिक वर्षा की वजह से क्या मिल रही है? वनस्पति ज़्यादा मिल रही है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में यहाँ क्या पाए जाते हैं? अमेजन के वन पाए जाते हैं। और अमेजन के वन ये कहा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, तो उनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ से होता है? अमेजन के वनों से होता है। तो 0 डिग्री वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या होगा? वनस्पति अधिक पाई जाएगी, वन अधिक पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे। टेम्परेचर अधिक है, वर्षा भी अधिक है, तो अगर फसल भी यहाँ उगाई जाएगी तो किस प्रकार की उगाई जाएगी? रसदार फलों का उत्पादन अधिक होगा। और रसदार फलों का उत्पादन अधिक होगा। अब सोचिए कि उद्योग कौन सा लगाया जाएगा? सोचिए थोड़ा सा। तो दोस्तों जहाँ रसदार फलों का उत्पादन होता है वहाँ वाइन इंडस्ट्री अधिक लगाई जाती है। सबकी फेवरेट होती है कि वाह सर मज़ा आ गया। तो शराब उद्योग यहाँ अधिक होगा। और शराब उद्योग अधिक होगा तो पीने वालों की संख्या वो भी अधिक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कहीं उत्पादन अधिक हो रहा है तो उसका उपभोग करने वाले लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ सर्वाधिक हों। तो ये चीज़ें किससे क्लियर हुई? विषुव से क्लियर हुई। अब जैसे ही यहाँ से पृथ्वी आगे बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से और यहाँ आने में, तो इसे बोला जाता है दोस्तों दक्षिणायन। और दक्षिणायन को समझने से पहले उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होते हैं तो एक बात समझ लीजिए। एक शब्द आपने सुना होगा संक्रांति, शायद सारे लोगों ने सुना होगा। मकर संक्रांति के रूप में तो सुना ही सुना होगा कि संक्रांति किसे कहते हैं। तो ठीक है, संक्रांति का मतलब है कि जब पृथ्वी का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसी को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि जब पृथ्वी का उत्तरायण व दक्षिणायन होता है उसी को क्या कहा जाता है? संक्रांति कहा जाता है।
तो धीरे धीरे अर्थ यहाँ से क्या होगी, आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ेगी तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। अब उत्तरायण में क्या होगा कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ लंबवत चमकेंगी, मकर रेखा, दक्षिणायन में मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमकेंगी। देख लीजिए, जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमकेंगी तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मकर संक्रांति। क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। भारत में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन बनती है ये कब बनती है, 22 दिसंबर को बनती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पर विषुवत रेखा पर जब सीधी किरणें चमक रही थी तो हम इसको विषुव बोल रहे थे, और मकर रेखा पर जब सीधी किरणें चमक रही हैं तो इसको हम मकर संक्रांति बोल रहे हैं। और ये वाली जो कंडीशन बन रही थी इक्विनॉक्स की, ये 23 सितंबर को बन रही थी, तो ये कंडीशन कब बन रही है, 22 दिसंबर को बन रही है। इसमें हमने देखा था कि इस कंडीशन में दिन और रात क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। लेकिन 22 दिसंबर वाली स्थिति में अर्थात मकर संक्रांति वाली स्थिति में क्या कंडीशन बनेगी, तो देखिए इसका जो एक गोला है, एक गोलार्ध है पृथ्वी का, वो क्या है, सूर्य के सम्मुख है, और एक गोलार्ध थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ पूरी पृथ्वी की ही बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा शायद सबको। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा, हम दोनों गोलार्धों की बात कर लेते हैं। तो मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक। चलिए, तो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में और कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। तो जब दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है तो मैं पहले दक्षिणी गोलार्ध ले लेता हूँ और यहाँ उत्तरी गोलार्ध ले लेते हैं, हम दोनों में एक साथ बात करेंगे। तो देखो, जब सूर्य की किरणें कहाँ चमकेंगी, कर्क रेखा पर लंबवत चमकेंगी, तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ जो ऋतु होगी वो कैसी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। और ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों एक बात याद रखना कि ग्रीष्म ऋतु में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। तो यानी कि यहाँ जो दिन की अवधि है वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और रातें क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। और आप गाना गुनगुना सकते हो कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जिस समय कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें चमक रही हैं तो उसी समय दूसरे गोलार्ध में क्या कंडीशन बन रही है, हमें यह भी याद रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा, और तापमान यहाँ कम हो जाएगा तो कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। और शीत ऋतु में दोस्तों क्या होता है, दिन तो होते हैं छोटे और रातें हो जाती हैं लंबी। तो नायक यहां बैठा है और नायिका यहां बैठी है, तो नायक क्या गा रहा है कि छोटी छोटी रातें, फिर ये कह रही है कि लंबी हो जाती हैं। सबको पसंद आती हैं ऐसी बातें। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु जब होगी तो वहाँ दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और रात की अवधि छोटी हो जाएगी। और शीत ऋतु में दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला जाता है, मकर संक्रांति बोला जाता है। आप मेरी बात को यहाँ तक समझ गए होंगे शायद। अब देखो धीरे धीरे अर्थ क्या करेगी, यहाँ से आगे रोटेट करेगी, आगे रोटेट करेगी, तो फिर से दोबारा से क्या होगा, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ चमकेंगी, विषुवत रेखा पर आएंगी। और जब इक्वेटर लाइन पर सूर्य लंबवत चमकता है तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वही विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो विषुव में क्या होता है, आपने पहले ही जाना था, दिन और रात की जो अवधि है वो क्या हो जाती है, डे और नाइट की अवधि क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, 12-12 घंटे की हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन बन रही थी, ये बन रही थी दोस्तों अपनी 23 सितंबर को, और ये कंडीशन बनेगी 21 मार्च को। आप यहां तक मेरी बात समझ गए। तो इन दोनों का जो परिणाम निकलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी का उत्तरायण होगा, अब कैसे, यहां से यहां तक उत्तरायण, और जब पृथ्वी का उत्तरायण होगा तो सूर्य की सीधी किरणें कहां चमकेंगी, कर्क रेखा पर चमकेंगी। ठीक है, देखिए कैसे,
अब एक ग्लोब पर समझते हैं। देखिए यहाँ सूर्य है तो ये विषुवत रेखा पर चमक रहा है, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो अब कर्क रेखा वाला भाग क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये भाग पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन यहाँ क्या होगा, तो जो कंडीशन यहाँ बनी थी इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन कहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। कैसे, तो यहाँ तो हमने दक्षिणी गोलार्ध को पहले लिया था, तो यहाँ ले लेते हैं। मैं नहीं दिखूंगा, कोई बात नहीं, आपको ये तो दिख रहा होगा, एक बार देखिए। ठीक है, देखिए ये अर्थ है पृथ्वी, और यहाँ मैं दोनों गोलार्धों की बात कर लेता हूँ। एक तो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध की भी कंडीशन जानेंगे। तो देखिए जब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें चमकती हैं, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ का तापमान क्या होगा, वही वाली बातें हमें सेम यहाँ लिखनी है। तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और उत्तरी गोलार्ध का जब तापमान बढ़ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ कौन सी ऋतु पाई जाएगी, ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वही दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन जब इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन, उसी समय पे यहाँ का जो तापमान होगा दक्षिणी गोलार्ध का, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ जब तापमान कम हो जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान भी है, अगर एक बार अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पर शीत ऋतु में क्या होगा, दिन छोटे और रातें लंबी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से। अगर पृथ्वी अपने सूर्य का चक्र लगाना बंद कर दे तो शायद ऋतु परिवर्तन न हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करेगी, उसका एक चक्र पूरा करती रहेगी, जिसे वार्षिक गति कहते हैं, एक साल में पूरा करती है। तो जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर चमकेंगी तो इक्विनॉक्स, और जब मकर रेखा पर चमकेंगी तो मकर संक्रांति, जब कर्क दोबारा से विषुवत रेखा पर आएगी तो। लेकिन हमें ये देखना है कि कर्क रेखा पर जब ये सीधी चमकती है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है कर्क संक्रांति। और जो कर्क संक्रांति वाली कंडीशन है ये बनती है दोस्तों 21 जून को। आपको ये डेट याद रखनी, कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब चमकती हैं, 21 जून को, विषुवत रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। ये डेट आपको याद रखनी है, और क्या क्या कंडीशन बन रही हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पृथ्वी की गतियाँ। और इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, आप वहाँ पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।